श्री बाबा स्वामी नमो नमः। सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान की उस स्थिति में जाएंगे जहाँ शरीर भाव पूर्णतः समाप्त हो जाता है। अपने पूरे शरीर को पूर्णतः शिथिल छोड़ देंगे, एकदम रिलैक्स हो जाइए। मेरे साथ मंत्र का उच्चारण करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ।
अब इसी आत्मा भाव को बनाए रखते हुए गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। अब आप अपना चित्त सहस्त्रार पे रख के थोड़ी देर के लिए ध्यान में जाएंगे। आज युवा वर्ग
अपने ही तनाव में व्यस्त हैं, अपने ही टेंशन में व्यस्त हैं और अपने ही तनाव में, अपने ही टेंशन में मुक्त होने के लिए गलत मार्गों का अवलंब कर रहा है। उससे अच्छा है ध्यान मार्ग में प्रगति करो, ध्यान मार्ग में प्रोग्रेस करो और अपनी चेतना को जागृत करो, अपनी चेतना को जगाओ, अपनी चेतना इतनी जागृत करो, इतनी जगाओ कि वो आपकी गुरु हो जाए। और जब आपकी चेतना आपकी गुरु हो जाएगी, फिर कोई गलत मार्ग, फिर कोई गलत रास्ता आपके जीवन में नहीं आ सकता। इसलिए आवश्यकता है अपने टेंशन को कम करने की, अपने टेंशन को दूर करने की। और टेंशन निर्माण होने के अनेकों कारण हैं, अलग अलग कारण हैं। इन्हीं कारणों में से, ये एक ही कारण है ऐसा नहीं, इन्हीं कारणों में से एक कारण शादी के प्रति उदासीनता है। अगर एकदम बाबाजी बनना है, सन्यासी बनना है, तो तुम्हारे को समर्पण में कोई स्थान नहीं है, कोई जगह नहीं है। और अगर नहीं बनने का है तो एक सही समय पे, सही टाइम पे अपने जीवन साथी का चुनाव कर लो। पच्चीस साल तक लड़की की शादी होना चाहिए और 30 साल तक लड़के की शादी हो ही जाना चाहिए। क्या होता है, इसके बाद में वो अपने ही तनाव में रहते हैं, अपने ही टेंशन में रहते हैं और अपना तनाव दूर करने के लिए, अपना टेंशन दूर करने के लिए कोई साथी नहीं होता। माँ बाप कितना भी मित्रवत रहे, माँ बाप कितने भी साथ रहे, कितने भी समीप रहे, तो भी एक पीढ़ी का डिस्टेंस दोनों के बीच में होता ही है। जो तुम्हारा जीवन साथी तुमको शेयर कर सकता है, तुम उसको शेयर कर सकते हो, वो तुम माँ बाप के साथ नहीं कर सकते। तो बहुत सा तनाव, बहुत सा टेंशन केवल अकेलेपन के कारण है कि उसका खुद का कोई नहीं है, उसकी बात समझने वाला कोई नहीं है, उससे बातें करने वाला कोई नहीं है, उसका टेंशन वो किसी को बताए ऐसा कोई नहीं है। और शादी का भी अनुभव ऐसा है, जिसका दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा बीता है, उसको आप पूछोगे शादी कब करना चाहिए, वो बोलेगा जल्दी करना चाहिए, ताकि जिसके साथ जीवन बिताने का है उसके साथ अधिक से अधिक समय आप साथ रह सको। और जिसका गृहस्थ जीवन खराब बीता है या खराब है, वो बोलेगा नहीं रे बाबा, शादी के चक्कर में नहीं पड़ना, जितने देर से करो उतना अच्छा है। तो ये प्रश्न शादी कब करना चाहिए, या आप किस व्यक्ति को पूछ रहे हो, उस व्यक्ति के अनुभव के आधार पे वो उत्तर देगा। अगर उसका जीवन अच्छा है तो आपको जल्दी करने की बताएगा, और उसका जीवन अगर खराब बीता है तो वो बोलेगा देर से करो। तो मेरा दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा बीता है। मैं गुरु माँ को बोला तू मेरे जीवन में 5 साल पहले क्यों नहीं आई, तो मैं तो बोलूंगा शादी जल्दी करना चाहिए। और जल्दी शादी करने के पीछे
मेरा एक मकसद भी है। समर्पण का पूर्ण उद्देश्य तभी पूर्ण होगा जब गुरुओं के गुरु इस धरती के ऊपर जन्म लेंगे। वो प्रक्रिया भी बहुत कठिन है, उसमें भी काफ़ी समय लग सकता है, लेकिन वो सब के लिए तुम्हारे पास समय होना चाहिए, तुम्हारे पास उम्र होनी चाहिए। तुम इतने देर से शादी करोगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। एक आत्मा के साथ सामूहिकता है, कलेक्टिविटी है, और दो आत्माओं की सामूहिकता निश्चित ही दोनों आत्माओं के प्रगति के लिए सहायक सिद्ध होगी ही, क्योंकि ये समर्पण की आत्मा है। और इसी उद्देश्य से आपको मदद करने के उद्देश्य से, आपको प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से समर्पण विवाह महोत्सव का आयोजन किया जाता है। ताकि दो अच्छी पुण्य आत्माएं एकत्र हो। आप सोचो ना, एक साधक अपनी प्रगति कर रहा है, अपनी प्रोग्रेस कर रहा है, उसी साधक को अगर और एक आत्मा की सामूहिकता मिल जाए, कलेक्टिविटी मिल जाए, तो उसकी प्रगति तो दुगनी हो जाएगी। यह एक साधिका है जो अपना ध्यान कर रही है, अपना मेडिटेशन कर रही है, लेकिन उसको भी अगर एक साधक की सामूहिकता मिल जाए, कलेक्टिविटी मिल जाए, तो उसकी प्रगति और बढ़ जाएगी और झड़प से प्रगति हो सकती है। तो आज के युवा पीढ़ी का टेंशन का ये भी एक कारण है, देर से शादियां करना। कैरियर बनाते रहते हैं, पढ़ाई में लगे रहते हैं, ये करते करते उम्र कब बीत जाती है पता ही नहीं चलता। दूसरा, समर्पण विवाह में एडजस्टमेंट के लिए, तालमेल के लिए तैयार होने की आवश्यकता है। एडजस्टमेंट से मेरा आशय कुछ त्यागने के लिए है, कुछ छोड़ने के लिए है। जो एक चीज आप पाना चाहते हो, एक चीज आप प्राप्त करना चाहते हो, तो कुछ चीजें छोड़नी भी पड़ेगी। कुछ दिए बिना कुछ प्राप्त नहीं होता। आप सोचोगे सभी हाथों में लड्डू आ जाए, ऐसा नहीं होता। आपको कुछ छोड़ना पड़ेगा। कहीं एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। एडजस्टमेंट के ऊपर मुझे एक कहानी याद आ गई। वो कहानी इस प्रकार से थी
कि एक परिवार की एक जो बड़ी लड़की थी, वो बड़ी लड़की को टीचर की नौकरी लगी। उसके बाद में उसने अपने टीचर की नौकरी में प्रगति की, प्रोग्रेस की, प्रिंसिपल बनी। और प्रिंसिपल बनी, फिर उसने अपनी दोनों बहनों की शादियां की, अपने छोटे भाई की शादियां की, तीनों शादियां हो गई। पिताजी की जितनी जवाबदारियां थी वो सब जवाबदारियां लड़की ने पूर्ण की। लेकिन ये सब करते करते वो एक ऐसे पड़ाव पे पहुंच गई जहां उम्र ढलने का समय आ गया। और शादी नहीं हुई। उसके पास पैसा था, उसके पास अच्छा पद था, उसके पास अच्छी शिक्षा थी, लेकिन रूप नहीं था, दिखने में कोई इतनी अच्छी नहीं थी। ये उसके प्लस पॉइंट थे, ये उसके माइनस पॉइंट थे। और माइनस पॉइंट था कि उसकी ज़्यादा उम्र होने के बाद भी शादी नहीं हुई थी। ये प्रिंसिपल अपनी कार लेके एक गैरेज में जाती थी। वो गैरेज का जो मालिक था वो भी गरीब घर का लड़का था, और घर की जवाबदारियां के पीछे उसकी भी शादी नहीं हुई थी। दिखने में अच्छा था, लेकिन एजुकेटेड नहीं था। इस प्रिंसिपल ने उस गैरेज के मालिक से शादी करने का निर्णय लिया। और शादी करने का निर्णय लेने के बाद में सब सहेलियों ने उसको कहा, ये तेरा निर्णय गलत है, वो शिक्षित नहीं है, तू शिक्षित है। तो इसका उत्तर था, जो मेरे पास है वो अगर उसके पास देखा तो उसको मेरी क्या कदर रहेगी। तो हम दोनों ने एडजस्टमेंट किया है। उसके पास रूप है, मेरे पास रूप नहीं है। मेरे पास शिक्षा है, उसके पास शिक्षा नहीं है। उसके पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे है। तो इसने फिर खुद अपने पैसे से उसको एक बहुत बड़ा गैरेज डाल के दिया, और दोनों का ऐसे वो विवाह बहुत अच्छी जगह से संपन्न हुआ। तो उस कहानी में उन्होंने कहा है कि एडजस्टमेंट करना सीखो। विवाह एक एडजस्टमेंट है। आप क्या करते हो, आप 10,000 रुपये की तनख्वाह पाते हो, आप सोचते हो आपको 20,000 रुपये वाला मिलना चाहिए, तो 20,000 वाला और 30,000 वाली ढूंढते रहता है। नहीं तो ऐसा कहीं अंत ही नहीं है ना। और आप ऐसे रास्ते में भटकते रहते हो जिसका कहीं एंड नहीं है। अरे बाबा, तुम वो देखो जो तुम्हारे पास नहीं है वो उसके पास है ना, डन, खत्म हो गया। तुम क्या करते रहते हो, और की तलाश में, कहीं तुम्हारा ठोर ही नहीं आता, कहीं अंत नहीं है, कहीं एंड नहीं है, ढूंढते ढूंढते ढूंढते। तो कहीं तो भी एडजस्टमेंट करो ना, कहीं तो भी तालमेल करो ना, कहीं तो भी त्याग करो ना। कि मेरे को समर्पण विवाह में ही शादी करने की, मैं कुछ भी एडजस्टमेंट करूंगी या कुछ भी एडजस्टमेंट करूंगा, क्योंकि ये शादी मैं गुरु कार्य के लिए कर रहा हूं, पुण्यात्माओं को आमंत्रित करने के लिए कर रहा हूं। ये उद्देश्य से करो। और आप इच्छा करो ना कि मैं समर्पण के साधिका से ही शादी करूंगा। वो साधिका आपके जीवन में लक्ष्मी बन करके आएगी। समर्पण में ये एक और समस्या है। अच्छी अच्छी साधिकाएं हैं, अच्छी एजुकेटेड हैं, अच्छी सैलरी है, सब है, साधक नहीं है। लड़कों की कमी है, लड़कियां बहुत है। और लड़के नहीं है ऐसे नहीं है, लड़के हैं पकड़ छोड़ पकड़ छोड़ पकड़ छोड़ वाले लड़के हैं। उनके ऊपर प्रॉब्लम आई कि स्वामी जी आते हैं, प्रॉब्लम चली गई कि फिर और दूसरा, तुम जितनी कंडीशनिंग लगाओगे, जितने नियम करोगे, जितना कड़ा बनोगे, उतना ही तुम तुम्हारे कार्य को रोक रहे हो। मुझे याद है एक दिन मैं केरल के अंदर शिविर ले रहा था,
उसी समय विदेश से एक साधक के माँ बाप आए और वो बोले हमको सिर्फ शादी का ही लड़की चाहिए, कोई जात का, कोई धर्म का, कोई कंडीशन नहीं, सिर्फ शादी का चाहिए, एक ही कंडीशन, और कुछ नहीं चाहिए। कितना खुला रखा था। तो केरल के शिविर में एक लड़की थी, वो लड़की को मैंने सजेस्ट किया, बाद में वो मुंबई गई, उनकी शादी हो गई, दोनों आज सुख से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुला रखा था, हमको सिर्फ शादी का ही चाहिए, बाकी कोई कंडीशन नहीं है, जो आप बोलोगे हम तैयार है। कोई नहीं, अच्छी एजुकेटेड इंजीनियर लड़का था, वो भी अच्छी पीएचडी की हुई लड़की थी, एकदम सब व्यवस्थित हो गया। तुम विश्वास रखो ना, तो हमको सौंप के तो देखो, तुम जैसा सोच नहीं सकते उससे भी अच्छा तुमको ऑफर देंगे। तो तुम पूर्ण सौंपते ही नहीं, ये कंडीशन, वो चाहिए, वो चाहिए, फिर बाजू में रख देते फॉर्म, इसके बहुत चाहिए चाहिए लग रहा है, फॉर्म बाजू में रखो। तो तुम ही तुम्हारा फॉर्म अलग कर देते हो, सामूहिकता से दूर हो जाते हो, कलेक्टिविटी से दूर हो जाते हो। तो बाद में तो मैंने सोनाली बहन को कह दिया, तू तो अब वो फॉर्म मेरे सामने ला जो पूर्ण तो मेरे को सौंपने को तैयार है, बाकी मत ला। तो मैं मेहनत क्यों करूं बेकार। तो समर्पण विवाह महोत्सव 30 जनवरी को वसंत पंचमी के दिन गहन ध्यान अनुष्ठान के दौरान आश्रम में होने वाला है। उसमें अधिक से अधिक संख्या में युवक और युवतियां भाग लें, ऐसी मेरी इच्छा है। लेकिन उसके लिए आपको फिर वही कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, कुछ त्याग करना पड़ेगा। अब सब देखोगे, पैसे के स्तर पे भी आपसे हायर चाहिए, जाति के हिसाब से भी हायर चाहिए, एजुकेशन में भी हायर चाहिए, फिर वो उससे हायर ढूंढेगा। तो ऐसे मुर्ग जल के पीछे आप दौड़ो मत। अब संपूर्ण सौंप दो। दूसरा, कई बार मुझे साधकों के पत्र आते हैं, साधकों के ही ज़्यादा आते हैं, वो लड़की से मेरा दिल लग गया। अब मैं बोलता हूँ फिर लग जा, दिल लग गया फिर मेरे को क्यों पूछ रहे। मतलब मेरे पास कुछ चॉइस ही नहीं है। अब वो पूछते मैं उससे शादी करूँ क्या? हाँ वाह कर, चढ़ जा बेटा सूली पे, भगवान तेरा भला करे। तूने ही सारा सिलेक्शन कर लिया, तूने ही सारा निर्णय ले लिया, तो फिर मेरे को करने को रहा ही क्या? चढ़ जा। तो ऐसे पत्र मेरे को भेज करके, भेजना नहीं भेजना सही का ही है। बोले स्वामी जी आपके इच्छा के अनुसार। अरे मेरी इच्छा कहाँ? मेरी इच्छा तब होती जब तू 4 लड़कियों के ऑफर मेरे को बताता, स्वामी ये 4 लड़कियों में से कौन सी सिलेक्ट करूं, कौन सी मेरे लिए उपयुक्त है। ये चारों जैसी मेरे को चाहिए वैसी है, तो ऑप्शन दो ना। आप ऑप्शन ही देते, आप बोलते मेरा दिल लग गया। दिल लग गया तो फिर मेरे हाथ पे क्या रहा, मैं क्या करूं। और दूसरा, मेरे को लपेटे में लेने के चक्कर में रहते, स्वामी जी आप हाँ बोल दो तो मेरे हम माँ बाप भी हाँ बोल देंगे। मतलब उसके घर के हाँ बोलने के लिए वो मेरे से हाँ बोलवा रहा, आप हाँ बोल दो, यानी वो भी उनको बोलूंगा स्वामी जी ने हाँ बोला है। मतलब ऐसे जबरदस्ती से मेरे से हाँ बोलवा लेते। अब मैं बोलता हूँ एक लड़की लेके आएगा, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, मैं बोलूंगा हाँ, तो वो बोलेगा देखो स्वामी ने बोला हाँ। मैंने हाँ किस परिवेश में कहा, अब मैं ना तो बोल ही नहीं सकता ना। अरे बाबा ये तो जीवन साथी के चुनाव का प्रश्न है।
साधे महाशिविर के मैदान होते हैं ना, तब 4 मैदान दिखाते हैं, तब मैं बोलता हूँ उनमें से सबसे हायर एनर्जी का ये है, यहाँ करोगे तो अच्छा महाशिविर होगा। लेकिन तब दिखाते हैं जब 4 दिखाते हैं तब, अगर एक ही दिखाए यहीं महाशिविर करने वाले हैं, कर। अब मैं क्या करूं? तुम नरक में भी जाओगे तो मेरे को तो आना ही पड़ेगा ना। अब तुम जो डिसीजन लोगे, जो निर्णय लोगे, वो निर्णय में मैं तुम्हारे साथ हूं। अब तुमने क्या लिया, जब निर्णय ले ही लिया फिर कहाँ रहा बाकी। तो जैसे महाशिविर करना हो तो मेरे को 4-5 ग्राउंड दिखाओ, 4-5 जगह दिखाओ, फिर मैं सिलेक्ट करूँ कि हाँ ये ठीक है नहीं है, ऑप्शन दो। तो जब मैं बोल रहा हूँ महाशिविर के लिए ऑप्शन मांग रहा हूँ, तो तुम लड़की के लिए ऑप्शन नहीं दोगे, तुम बोलते हो मेरे को दिल लग गया, तो फिर ऑप्शन कहाँ रहा? और चुनाव क्या खाक करे फिर? हाँ, तुमको एक आधी लड़की अच्छी लगी तो अपने अच्छे बुक के अंदर लिख के रखो ये लड़की भी ठीक है, ऐसा। तो ऐसे 4 की जो लिस्ट बनेगी कि नहीं, उसको उसमें ऐड कर दो 5वीं। लेकिन तुम तुम्हारा डिसीजन मत लो। और तुम तुम्हारा डिसीजन मत लो से मेरा आशय मेरा ये अनुभव रहा है कि जो देह का आकर्षण रहता है ना, एक ने एक की तरफ आकर्षित हुआ और उसको वो अच्छी लगी या उसको वो अच्छा लगा, तो ये दोषों के कारण होता है। 2 समान दोष वाले लोग एकदम एक दूसरे के साथ बड़े जल्दी से घुल मिल जाएंगे। लल्लू ललवन एकदम अट्रैक्ट हो जाएंगे, ये लल्लू ये ललवन एकदम एक कतरा। जैसे होता है कि नहीं, वो 2 लोगों की दोस्ती, क्यों? वो बीड़ी पीने वाला, वो बीड़ी पीने वाला, दोनों की दोस्ती। वो दारू पीने वाला, वो दारू पीने वाला, दोनों की दोस्ती। वो तंबाकू खाने वाला, वो तंबाकू खाने वाला, दोनों की दोस्ती। क्यों दोस्ती? तंबाकू खाने वाले हैं दोनों। तो ये दोषों के कारण बड़े जल्दी एकत्र हो जाते हैं। फिर फास्ट, जाति, धर्म कुछ नहीं, वो एक ही सिगरेट लेंगे, सब जने फूंक मारते हैं उसमें से, फिर सब बंधन तोड़ के मुक्त हो जाते हैं। कहने का मतलब 2 समान दोष वाले लोग एक दूसरे की तरफ बहुत जल्दी आकर्षित होते हैं और बाद में 1 और 1 2 नहीं होते, 1 और 1 11 होते हैं। लेकिन बाद में फिर करने को कुछ नहीं रहता। चढ़ जा बेटा सूली पे, भगवान तेरा भला करे। ऐसा ही एक टीचर जो सूली पे चढ़ने को एकदम तैयार था, एक लड़की का फोटो मेरे पास लेके आया। स्वामी जी ये लड़की से मैं शादी कर रहा हूं, तब कर रहा हूं बोला। मैंने बोला ठीक है कर ले। नहीं, उसने ये नहीं बताया कि ये लड़की से मेरा प्रेम है और हमारा प्रेम प्रकरण चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं बताया। सिर्फ ऐसा बताया जैसे नॉर्मल शादी कर रहे हैं। उसके बाद में दोनों की शादी हुई। शादी होने के बाद में फिर समस्या चालू हो गई, प्रॉब्लम चालू हो गए, दोष एकत्र हो गए, क्लब हो गए, दोषों की कलेक्टिविटी हो गई, दोषों की सामूहिकता हो गई। और दोषों की सामूहिकता होने के कारण इनकी परेशानियां खड़े होना चालू हो गई। तो दोष 1 और 1 2 नहीं होते, 1 और 1 11 हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, क्लब हो जाते हैं। और दोनों के लिए फिर जीवन में कठिनाइयां खड़ी करते हैं। इसलिए कोई लड़का अच्छा लगे, कोई लड़की अच्छी लगे, अपने गुड बुक में उसको लिख लो, लेकिन निर्णय मत करो, डिसीजन मत करो। उससे आपको एक फायदा होगा कि आपको अच्छा चॉइस मिलेगा, आपको अच्छा सिलेक्शन मिलेगा। अरे बाबा शादी मोटरसाइकिल खरीदने के जाते हो, 10 कंपनियों की मोटरसाइकिल देखते हो, 18 का उसका गियर देखते हो, 25 के उसके क्या बोलते हैं एवरेज देखते हो, दुनिया भर की तो इंक्वायरी करते हो मोटरसाइकिल की।
उसके बाद में मोटरसाइकिल खरीदते हो। ऐसा देखा क्या? ये मेरे को भाग गई करके वो मोटरसाइकिल ले लिया, ऐसा करते हो क्या? नहीं, उसका कंपैरिजन करते हो, तुलना करते हो, सबके साथ देखते हो। तो शादी का भी डिसीजन सोच समझ के करो। ये वो दांव है जो लग गया तो लग गया, उलट गया तो उलट गया। संभाल करके करो, सोच करके करो। और थोड़े पेशेंस रखो। हमारे भी प्रयत्न रहते हैं, हमारे भी प्रयास रहते हैं। अच्छा मैच मिलना चाहिए, अच्छे वाइब्रेशंस मिलना चाहिए। हम सबसे पहले वाइब्रेशंस वाइज देखते हैं, वाइब्रेशंस अच्छे होने चाहिए। और एखादे लड़की के वाइब्रेशन मेरे मेमोरी में रहे, एखादे लड़के के वाइब्रेशन मेरे मेमोरी में रहे, तो वो फ्लॉपी में से जाते नहीं, वो सदैव रहते ही हैं। ऐसे ही एक बार की बात है, समर्पण विवाह महोत्सव के फॉर्म देख रहा था और अपने फ्लॉपी में उनको मैच करके देख रहा था। तो एक लड़का था, इंजीनियर था, उसके जैसे ही वाइब्रेशन देखे, जैसे ही आभामंडल देखा, जैसे ही ओरा देखा, तो तुरंत एक साधिका की याद आ गई। अरे इस साधिका के साथ इसके वाइब्रेशंस मैच हो रहे हैं। फिर बाद में पूरी फाइल ढूंढ डाली, वो साधिका का फॉर्म ही नहीं था उसमें। फिर आनंद फानंद में वो साधिका को पता लगाया कहाँ गया, तो बोले गुरु कार्य करने कहीं दक्षिण में गई थी वो। उसको बुलाया, उससे फॉर्म भरवाया और फॉर्म भरने के बाद में उन दोनों की शादी हुई, समर्पण विवाह में शादी हुई। और आज वो एक सफल दाम्पत्य जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो कहने का मतलब, वो लड़की मुझे क्यों याद आई? इसलिए याद आई कि वो कार्यरत थी, दक्षिण में भी हो लेकिन कार्यरत थी। बराबर उसके वाइब्रेशंस, उसके एनर्जी, उसका ऑरा अध्ययन करके। और दूसरा, मैं निर्णय तुम्हारे ऊपर सौंपता हूं, ये मत डरना कि मैं जिसको बोलूंगा उससे शादी करना ही होगी। मैं सजेशन देता हूं, ये करो, करो ठीक है, नहीं करो नहीं ठीक है। मतलब मेरे को सौंप दिया मतलब मैंने एकदम थोप दिया, ऐसा भी नहीं है। मैं भी तुमको बताता हूं, ये तूने जो 4 लड़कियां बताई ना, इसमें ABCD, अब तेरे को जिससे करने का कर, ए से कर या डी से कर, निर्णय तेरा है, शादी तेरे को करने की है। लेकिन मैं तेरे को बता सकता हूं कि ए के वाइब्रेशन ज़्यादा मैच होते हैं, बी के उससे कम, सी के, ऐसे चॉइस है। सिलेक्शन आखिरी में तेरा है। तो इसके अंदर सिलेक्शन को चांस दो, अवसर दो। अब हम प्रार्थना करेंगे सभी आत्माओं की आत्म उन्नति हो, आध्यात्मिक प्रगति हो। यही हमारी प्रभु से प्रार्थना है। नमस्कार। जय आत्मेश्वर। शांति पाठ करेंगे। ओम द्यो शांति अंतरिक्षगम
शांति पृथ्वी शांति रापः शान्तिरौषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति 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 सर्वारिष्ट सुशान्तिर्भवतु।